हेलो गाइस। मैं आज तुम्हें नीट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ। वो है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम एक बार ये वीडियो पूरा देख लो, तुम्हारा कंसेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसका गारंटी मेरा है, पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लोग ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो पहले एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लो। देखो, मान के चलो तुम एक बिजनेसमैन हो, ठीक है। तुम्हारे पास 3 पेन है और 2 पेन की ढक्कन है। तुमको बोला गया है तुम पेन सेल करो, कस्टमर को तुम पेन सेल करो, ठीक है। तुम इससे कितना पेन सेल कर सकते हो? देखो, तुम इससे 2 ही पेन सेल कर सकते हो, क्योंकि बिना ढक्कन वाला पेन कोई खरीदेगा नहीं। तुम 2 ही पेन सेल कर सकते हो। क्यों? इधर पेन तीन है, ढक्कन 2 है। इससे तुम 2 ही पेन सेल कर पाओगे। इसमें 2 फैक्टर इन्वॉल्व है, एक पेन है और एक पेन की ढक्कन है, ठीक है। अब इसमें लिमिटिंग फैक्टर कौन हो गया? पेन की ढक्कन। ये डिसाइड कर रहा है तुम कितना पेन सेल कर सकते हो। समझ में आया? अब देखो, मैंने किया क्या, मेरे पास अब क्या है, अब 3 ढक्कन है, 2 पेन है। अब तुम कितना पेन सेल कर पाओगे? अभी भी तुम 2 ही पेन सेल कर पाओगे, लेकिन इसमें लिमिटिंग फैक्टर कौन है? पेन है। पेन का नंबर कम है सबसे, तो ये लिमिटिंग फैक्टर है। इसमें 2 फैक्टर है, पेन एंड पेन की ढक्कन। समझ में आया? इसमें से कौन लिमिटिंग है? जो नंबर में कम है। और ये लिमिटिंग फैक्टर क्या करता है? ये डिसाइड करता है तुम कितना पेन सेल कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? ब्लैकमैन वही बात बता रहा है। कब बता रहा है? 1905 में। ब्लैकमैन क्या बोलना चाह रहा है? देखो, ब्लैकमैन बोल रहा है इफ़ ए केमिकल रिएक्शन, मेरे पास 2 फैक्टर था, इस केस में मेरे पास 2 फैक्टर था। अगर मल्टीपल फैक्टर्स होगा तो उस फैक्टर्स में जो सबसे मिनिमल वैल्यू वाला फैक्टर होगा वो डिसाइड करेगा केमिकल रिएक्शन का रेट। समझ में आया कि नहीं आया? तो ब्लैकमैन वही बोल रहा है, इफ केमिकल रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय more than 1 factors, the factor which is nearest to its minimal value, nearest is minimal value, will decide the rate of केमिकल रिएक्शन। मतलब ब्लैकमैन सीधा सीधा बताना चाह रहा है। कब बताना चाह रहे हैं? 1905 में। इधर लिख देता हूँ 1905, यहाँ लिख रहा हूँ 1905, ठीक है। ब्लैकमैन सीधा सीधा क्या बताना चाह रहा है? जो फैक्टर सबसे कम होगा वही डिसाइड करेगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। अब देखो, उस फैक्टर को क्या बोला जाता है? लिमिटिंग फैक्टर। सबसे कम वाला फैक्टर जिसका वैल्यू सबसे कम है उसको लिमिटिंग फैक्टर बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो फोटोसिंथेसिस को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करता है, कौन कौन फैक्टर फोटोसिंथेसिस के ऊपर प्रभाव है, कौन कौन फैक्टर्स का, वो अब डिस्कस करेंगे। देखो, फोटोसिंथेसिस को मेनली 2 फैक्टर्स, जो फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है उसको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं।
एक है एक्सटर्नल फैक्टर, एक है इंटरनल फैक्टर्स। कौन कौन भाई? एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स, दो ग्रुप में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो, इंटरनल फैक्टर्स मतलब प्लांट के अंदर की बात है, मतलब वो फैक्टर्स प्लांट में ही है। जैसा मान के चलो लीफ, लीफ लीफ प्लांट का ही पार्ट है, तो इंटरनल फैक्टर्स क्या है? प्लांट का ही पार्ट है, वो डिसाइड करता है, वो भी अफेक्ट कर सकता है। जैसा लीफ का नंबर, अगर मान के चलो लीफ का नंबर ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा। लीफ का साइज अगर बड़ा है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस भी अच्छा खासा होगा। ठीक है, अगर मान के चलो ज़्यादा ओल्ड एजेड लीफ कोई प्लांट में प्रेजेंट है, मतलब उसका प्रोडक्टिविटी कम होगा, वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ज़्यादा यंग लीफ है तब भी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। क्यों? फोटोसिंथेटिक अपैरेटस अभी ठीक ठाक से डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, कुछ ऐसा मान के चलो। अब देखो इंटरनल CO2 कंसेंट्रेशन, इंटरनल CO2 कंसेंट्रेशन ये भी डिसाइड करता है फोटोसिंथेसिस का रेट, मतलब ये भी अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, और कौन है भाई? क्लोरोप्लास्ट का नंबर, क्लोरोप्लास्ट का नंबर जितना ज़्यादा होगा फोटोसिंथेसिस अच्छा खासा होगा। मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल, ये सब इंटरनल फैक्टर्स है। अब इंटरनल फैक्टर्स किससे डिसाइड होता है? ये प्लांट के अंदर की बात है, तो इसका जेनेटिक मेकअप एंड एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा। जेनेटिक मेकअप डिसाइड करेगा कितना लीफ होगा, कितना बड़ा लीफ होगा या छोटा लीफ होगा। जेनेटिक मेकअप एंड एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा, एनवायरनमेंट। सो इंटरनल फैक्टर्स डिपेंड्स अपॉन जेनेटिक मेकअप एंड एनवायरनमेंट। अब देखो एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन है भाई? एक्सटर्नल फैक्टर्स है CO2 कंसेंट्रेशन, एटमॉस्फेरिक CO2 कंसेंट्रेशन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक CO2, वाटर, कितना वाटर अवेलेबल है एब्जॉर्प्शन के लिए, प्लांट के एब्जॉर्प्शन के लिए कितना वाटर अवेलेबल है, वो भी डिसाइड करेगा फोटोसिंथेसिस कैसा होगा। सनलाइट, सनलाइट भी डिसाइड करता है फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। टेम्परेचर, मतलब ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ये बाहर, बाहर मतलब प्लांट्स में ये सब फैक्टर प्लांट्स के बाहर है, बाहर से अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको एक्सटर्नल फैक्टर बोला जा रहा है। और ये सब फैक्टर्स प्लांट्स के अंदर ही है। लीफ प्लांट्स का ही पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल सेल, ये सब प्लांट्स का ही पार्ट है, तो ये इंटरनल फैक्टर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब हम एक एक करके एक्सटर्नल फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। जैसा मान के चलो CO2 कंसेंट्रेशन, एटमॉस्फेरिक CO2 कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये क्या है? मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। अब इसको मेजर लिमिटिंग फैक्टर क्यों बोला जा रहा है? ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। अब इसको क्यों मेजर लिमिटिंग फैक्टर बोला जा रहा है? देखो भाई, क्योंकि एटमॉस्फेयर में CO2 बहुत ही कम है। मैं अभी बोला, अभी मैंने एग्जांपल दिया। कौन डिसाइड करेगा? जो सबसे कम है वही डिसाइड करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। तो मेजर लिमिटिंग फैक्टर CO2 क्यों एटमॉस्फेयर में CO2 बहुत ही कम है। कितना है? 0.03% टू 0.04%। इसको हम अगर पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट करें तो 300 पार्ट्स पर मिलियन, ये 400 पार्ट्स पर मिलियन। अब देखो, मेरे पास 3 पेन था, 2 पेन के ढक्कन था। मैं अगर एक ढक्कन बढ़ाऊँ तो मैं ज़्यादा पेन सेल कर पाऊँगा, मतलब ढक्कन बढ़ाऊँगा तो पेन भी ज़्यादा सेल कर पाऊँगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा। अब अगर CO2 कंसंट्रेशन 0.05% और 500 पार्ट्स पर मिलियन तक बढ़ाता हूँ तो क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बढ़ाऊँगा,
अगर इससे ज़्यादा बढ़ाऊँगा तो ये प्लांट्स पे डैमेज करता है, डैमेज इफ़ेक्ट शो करेगा, प्लांट के लिए हानिकारक हो जाएगा अगर 0.05% से ज़्यादा एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हो गया तो। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब देखो, अब हम डिस्कस करेंगे अगर मान के चलो सनलाइट कम है, इन लो लाइट इंटेंसिटी, इन लो लाइट इंटेंसिटी अगर मैं CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाऊँ, इफ CO2 कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड, अगर मैं एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाऊँ तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा या घटेगा? हमको बताओ। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल नॉट चेंज, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अब चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? देखो भाई, मेरे पास मान के चलो 3 पेन है, 3 ढक्कन है, मैं 3 ढक्कन पहले देखो, मेरे पास 3 पेन है, 2 ढक्कन थे, तो मैं कितना पेन सेल कर पा रहा था? 2 ही पेन सेल कर पा रहा था। अब मैं एक ढक्कन लाया, अब मैं कितना सेल कर पाऊँगा? 3 पेन सेल कर पाऊँगा। मैंने और एक ढक्कन लाया, अब मैं कितना पेन सेल कर पाऊँगा? 3 ही पेन सेल कर पाऊँगा। अब देखो, लिमिटिंग फैक्टर कोई और हो गया। कौन हो गया? पेन की ढक्कन अब लिमिटिंग फैक्टर नहीं, लिमिटिंग फैक्टर चेंज हो गया। कौन लिमिटिंग फैक्टर हो गया? पेन लिमिटिंग फैक्टर हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ पेन्स अब कम है। ठीक है, ऐसे ही लो लाइट इंटेंसिटी में कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन इज नॉट द लिमिटिंग फैक्टर। अब लिमिटिंग फैक्टर कौन है? लाइट इज नाउ लिमिटिंग फैक्टर। लाइट अब लिमिटिंग फैक्टर बन गया। सीधे अगर मैं सीधी सी बात है, नॉर्मल कंडीशन में जनरली CO2 इज लिमिटिंग फैक्टर, किंतु ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा CO2 ही लिमिटिंग फैक्टर हो। लाइट भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है भाई। डीप सी में लाइट पास होता नहीं है, डीप सी में लाइट पहुंचता नहीं है। डीप फॉरेस्ट में, डेंस फॉरेस्ट में लाइट आता नहीं है, तो उधर लाइट लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। नॉर्मल कंडीशन में CO2 लिमिटिंग फैक्टर है, जनरली CO2 लिमिटिंग फैक्टर है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा CO2 ही लिमिटिंग फैक्टर रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, हाईलाइट इंटेंसिटी में क्या होगा? इन हाईलाइट इंटेंसिटी, अब देखो भाई, हाईलाइट इंटेंसिटी में क्या होता है? अब देखो, C3 एंड C4 प्लांट will behave differently, भाई C3 प्लांट अब 450 पार्ट्स पर मिलियन में सैचुरेशन पॉइंट दिखाएगा। CO2 सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या है? अगर इससे ज़्यादा CO2 कंसंट्रेशन में बढ़ाऊंगा एनवायरनमेंट, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और बढ़ेगा नहीं। इससे ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, C4 के लिए कितना है भाई? C4 के लिए यही 360 पार्ट्स पर मिलियन है। ऐसा क्यों है? C3 के लिए ज़्यादा है, C4 के लिए कम है, क्यों है? देखो भाई, तुमने पढ़ा है इनिशियल CO2 फिक्सेशन C3 साइकिल में रूबिस्को एंजाइम द्वारा किया जाता है, एंड C4 प्लांट में पेप्टिकेज एंजाइम द्वारा किया जाता है। अब बंडल स्थित सेल में डिकार्बोक्सिलेशन होता है मैलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन बंडल स्थित सेल में C4 साइकिल में होता है। अब बंडल स्थित सेल में रूबिस्को एंजाइम है। C4 प्लांट में बंडल स्थित सेल में रूबिस्को एंजाइम है, मेसोफिल सेल में पेप्टिकेज था। ऐसा था ना भाई? याद करो वो दिन, ऐसा था। ये मेसोफिल सेल था
ये बंडल स्थित सेल था, ये बंडल स्थित सेल एंड ये मेसोफिल सेल, ये मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल, ये बंडल स्थित सेल। तो रूबिस्को एंजाइम इधर था, रूबिस्को एंड मेसोफिल में पेप्केज था, मेसोफिल में पेप्केज था। मैलेट बना था, मैलेट बंडल स्थित सेल में आया था, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ था। मतलब बंडल स्थित सेल में CO2 का कंसंट्रेशन अच्छा खासा होता है C4 प्लांट में, स्पेशल मैकेनिज्म है C4 प्लांट में। बंडल स्थित सेल में अच्छा खासा CO2 कंसंट्रेशन रहता है, तब अगर एनवायरनमेंट में CO2 कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी सैचुरेट हो जाता है, क्योंकि बंडल स्थित सेल में पहले से ही CO2 कंसंट्रेशन अच्छा खासा है। लेकिन C3 प्लांट के लिए ऐसा स्पेशल कोई मैकेनिज्म नहीं है। C3 प्लांट के लिए रूबिस्को एंजाइम के द्वारा, रूबिस्को एंजाइम की हेल्प से पहले CO2 फिक्सेशन होता है, ठीक है। तो इसलिए C3 प्लांट में सैचुरेशन पॉइंट ज़्यादा है, सैचुरेशन CO2 सैचुरेशन पॉइंट ज़्यादा है C3 प्लांट्स में। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या है भाई? 400 CO2 सैचुरेशन पॉइंट, CO2 सैचुरेशन पॉइंट, ये CO2 सैचुरेशन पॉइंट है, ठीक है, ये CO2 सैचुरेशन पॉइंट है। अब देखो क्यों हो रहा है, मैं लिख देता हूँ। इनिशियल CO2 फिक्सेशन, इनिशियल CO2 फिक्सेशन, फिक्सेशन डन बाय रूबिस्को C4 प्लांट में इनिशियल CO2 फिक्सेशन डन बाय पेप्केज, समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अब देखो मैं अब इसलिए ग्रीन हाउस क्रॉप C3 प्लांट्स को यूज़ किया जाता है। ग्रीन हाउस क्या है भाई? एक कांच का रूम है जिसमें प्लांट ग्रो किया जाता है, आर्टिफिशियली प्लांट ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, CO2 कंसंट्रेशन अच्छा खासा रहता है, मतलब CO2 कंसंट्रेशन तुम बढ़ा सकते हो। ग्रीन हाउस में CO2 कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो C3 प्लांट्स का प्रोडक्टिविटी ग्रीन हाउस में ज़्यादा होगा। क्यों? C3 प्लांट्स का सैचुरेशन CO2 सैचुरेशन पॉइंट ज़्यादा है। अब C4 प्लांट ग्रीन हाउस क्रॉप्स के रूप से तुम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि C4 प्लांट का CO2 सैचुरेशन पॉइंट कम है, C3 प्लांट का ज़्यादा है। तो C3 प्लांट यूज़ किया जाता है ग्रीन हाउस क्रॉप के रूप से। तो कुछ एग्जाम्पल NCERT में दिया हुआ है। टोमेटोज, ब्लैक पेपर यूज्ड एज ग्रीन हाउस क्रॉप्स। ग्रीन हाउस में क्या हो रहा है? CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, उस कांच के घर के भीतर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, तो C3 प्लांट से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि इसका CO2 सैचुरेशन पॉइंट ज़्यादा है। C4 प्लांट्स का सैचुरेशन पॉइंट कम है, तो ये ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं शो कर पाएगा, तो ये यूज़ नहीं होता। समझ में आया कि? सीधी सी बात है, सिंपली समझ लो, कम चल जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ अब देखो लाइट कैसा इफेक्ट, लाइट का क्या इफेक्ट है फोटोसिंथेसिस पे? लाइट, लाइट मतलब सनलाइट। पहली बात, ये रियली लिमिटिंग फैक्टर है। क्यों रियली लिमिटिंग फैक्टर? रियली ए लिमिटिंग फैक्टर, सनलाइट क्या है भाई? रियली एक लिमिटिंग फैक्टर है। क्यों रियली लिमिटिंग फैक्टर? देखो 10% of sunlight saturate all the plant। कहने का मतलब क्या है? सनलाइट का 10% भी आएगा
तो प्लांट सैचुरेट हो जाता है। समझ में आया? तो इसलिए ये रियली एक लिमिटिंग फैक्टर है। लेकिन सनलाइट भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। कहाँ? डेंस फॉरेस्ट, डीप सी, इन सब जगह में सनलाइट भी एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। क्यों? लाइट पहुंचता नहीं है, ये सब जगह में लाइट पहुंचता नहीं है। समझ में आया कि नहीं यार? अब देखो एक ग्राफ देखो, ये है भाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये लाइट इंटेंसिटी है। तो पहली बात मान के चलो, पहले बिल्कुल लाइट नहीं था, अब लाइट धीरे धीरे बढ़ रहा है। लाइट जितना बढ़ेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट इंटेंसिटी जितना बढ़ेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा। तो एक लीनियर ग्राफ पहले आएगा, उसके बाद एक पॉइंट आएगा जहाँ सैचुरेट हो जाएगा, उसके बाद और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा नहीं। यही ग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? अब टेम्परेचर कैसे इफेक्ट फैलता है मैं दिखाता हूँ। देखो टेम्परेचर का फोटोसिंथेसिस पे क्या इफेक्ट रहता है। देखो टेम्परेचर का इफेक्ट तो रहेगा, क्यों? फोटोसिंथेसिस एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, मतलब फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे एंजाइम लगता है, बहुत सारे एंजाइम यूज होता है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट तो रहेगा भाई। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो एंजाइम तो डीनेचर हो जाएगा ना, एंजाइम तो प्रोटीन है, तो ये डीनेचर हो सकता है, तो एंजाइम का इफेक्ट तो रहेगा, सीधी सी बात है। अब C3 प्लांट्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? C3 प्लांट्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। C4 प्लांट के लिए क्या है ऑप्टिमम टेम्परेचर? 30 to 45 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है भाई? ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर का क्या मतलब है? मतलब इस टेम्परेचर में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है। तो C3 प्लांट्स के लिए 20 to 25 डिग्री सेल्सियस में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा रहता है। C4 प्लांट्स के लिए 30 to 45 डिग्री सेल्सियस में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। अब देखो इफ़ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर मान के चलो मैं टेम्परेचर में नहीं, मतलब एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो C3 प्लांट्स के लिए क्या होगा? फॉर C3 प्लांट्स अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया तो ये स्टोमाटा क्लोज कर लेगा। अगर स्टोमाटा क्लोज कर लेता है C3 प्लांट्स के तो लिए तो और स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है फोटो रेस्पिरेशन रुकने के लिए, तो फोटो रेस्पिरेशन विल स्टार्ट, फोटो रेस्पिरेशन चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। फोटो रेस्पिरेशन अगर शुरू हो गया तो प्रोडक्टिविटी, प्लांट का प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। अब देखो C4 प्लांट्स के लिए क्या है भाई? फॉर C4 प्लांट अप टू 45 डिग्री सेल्सियस तक, भाई 45 डिग्री सेल्सियस तक अगर तुम टेम्परेचर, मतलब एनवायरनमेंट में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, देयर विल बी नो इफेक्ट इन प्रोडक्टिविटी, देयर इज नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि इसका स्पेशल मैकेनिज्म है। क्यों इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर? क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन हो नहीं सकता, C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होगा नहीं, नो फोटो रेस्पिरेशन, मतलब प्रोडक्टिविटी का ऐसा कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो वाटर फोटोसिंथेसिस पे कैसे इफेक्ट करता है। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर
कम है, मान के चलो अगर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। क्यों भाई? अगर वाटर स्ट्रेस होगा, अगर वाटर स्ट्रेस होगा तो प्लांट का लीफ में क्या प्रभाव पड़ेगा? विल्टिंग ऑफ लीफ होगा, विल्टिंग ऑफ लीफ। विल्टिंग ऑफ लीफ का मतलब क्या है? लीफ झुक जाएगा, सिकुड़ जाएगा एकदम लीफ, ठीक है, सिकुड़ जाएगा, विल्टिंग होगा। और क्या होगा? वाटर स्ट्रेस होगा, विल्टिंग होगा, प्लांट स्टोमाटा क्लोज कर लेता है। ट्रांसपीरेशन रुकने के लिए प्लांट स्टोमाटा क्लोज कर लेता है। तो स्टोमाटा विल बी क्लोज्ड। तो क्या होगा भाई? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। तो वाटर का ऐसा ही इफेक्ट रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।